तो यार आ जाओ, स्टार्ट करते हैं क्लास। पीछे वाली क्लास में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस की पूरी प्रेम कहानी पढ़ ली थी। कैसे कौन किसको ऑर्डर देता है, कौन किसके ऑर्डर से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा और कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन था, सारी चीजें हो गई थी। ठीक है, अब मैं नई चीज बता रहा हूं आपको। देखो, स्टार्ट कर दूं क्या मैं? देखो यार, आपने थायराइड ग्लैंड नाम सुना है क्या? थायराइड ग्लैंड तो सबने नाम सुना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि आपने थायराइड ग्लैंड नाम नहीं सुना। ठीक है, तो थायराइड आपने नाम सुना है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा इसका परिचय दे देता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या है, एक तो बाइलोब्ड ग्लैंड है। बाइलोब्ड का मतलब क्या हुआ? बाई बोले तो दो, लोब बोले तो दो पाली युक्त संरचना है। ठीक है, अभी संरचना भी बनाऊंगा मैं तो आपको पता चल जाएगा पाली कैसी बनती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है बोले, एच शेप है, या मैं इसको बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की शेप का कह सकता हूं। इसका शेप कैसा है? बटरफ्लाई की शेप का है या एच शेप का है। ठीक है, वो भी आपको डायग्राम में देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओहो, ये क्या बोल दिया मैंने? देखो यार, लीवर जो है वो क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। पूरी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। लेकिन मैं सबसे बड़ी ग्रंथि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा हूं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है बता चुका हूं, जो हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो हार्मोन का सीक्रेशन करने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है? यही है। ठीक है, और बोलो, और क्या बता सकते हो? इसकी लोकेशन बता सकते हो आप? लोकेशन कहाँ है इसकी? ये वाला जो एरिया है इसको मैं बोलता हूँ लेरिंग्स। क्या कहता हूँ? लेरिंग्स। लेरिंग्स बोले तो कंठ है, हिंदी में क्या कहेंगे? कंठ कहेंगे। नहीं पता है, पूरी संरचना पढ़ाऊंगा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अभी के लिए सुन लो, कंठ, कंठ बोले तो लेरिंग्स। लेरिंग्स के, लेरिंग्स के वेंट्रो लेटेरल, वेंट्रो लेटेरल सरफेस ऑफ लेरिंग्स। तो ये इसकी क्या हो गई है मेरे प्यारे बच्चों? लोकेशन हो गई है। ठीक है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंट बात है, एक बात और भी सुनना। इकलौती ग्लैंड है जो अपने हार्मोन को स्टोर करके रखेगी। इसके अलावा ऐसी कोई भी ग्रंथि नहीं है जो अपने हार्मोन को स्टोर करके रखेगी। तो यही एक ऐसी ग्रंथि है जो अपने हार्मोन को स्टोर करके रखती है। और कितने दिन के लिए स्टोर करके रखती है? 100 दिन के लिए, मतलब लगभग 3 महीनों के लिए अपने सीक्रेशन को स्टोर करके रखती है। तो मैं लिख देता हूं 100 डेज, या मैं लिख सकता हूं 3 मंथ्स के लिए अपने हार्मोन को स्टोर स्टोर कर सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो ये तो इसका परिचय था, मतलब इससे इसका इंट्रोडक्शन लिया गया। तो इसने क्या बताया बोले, मैं बायोलोब्ड हूँ, मेरा शेप एच या बटरफ्लाई का शेप है, और शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड हूँ मैं, और मैं जो रहती हूँ, मेरा गांव क्या है? वेंट्रोलेटरल सरफेस ऑफ लेरिंग्स है। और हम काम क्या करते हैं? हम काम करते हैं कि हम कुछ हार्मोन बनाते हैं और उन हार्मोन को अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आ जाओ, इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं आपको। अभी अभी देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने नाम लिया है लेरिंग्स। क्या नाम लिया है मैंने? लेरिंग्स नाम लिया है, कंठ नाम लिया है मैंने। ठीक है, तो ये जो लेरिंग्स वाला पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत सारी कार्टिलेज से मिलके बना होता है। मतलब 9 कार्टिलेज होती है, 9 कार्टिलेज होती है। मैं आपको उनकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ कौन कौन सी कार्टिलेज है। मुझे सिर्फ लेरिंग्स में
क्या किससे मतलब है, थायराइड ग्लैंड से मतलब है मेरे को। तो ये रहा लेरिक्स और ये रही थायराइड ग्लैंड। देखो ये लेरिक्स है और यहाँ पर ये मैंने क्या बना दी, थायराइड ग्लैंड। कितने लोब दिखाई दे रहे हैं आपको, दो। कैसा शेप दिखाई दे रहा है आपको, एच शेप दिखाई दे रहा है। अगर नहीं बना है एच शेप तो बना लो यार, अगर एच शेप नहीं लग रहा आपको तो बना लो, ये ऐसे बना लो, आपकी मर्जी, आप खुश रहो बस, और मुझे क्या चाहिए। एच शेप हो जाएगा, ऐसी अभी। अब देखो इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको, इसी को क्या कर रहा हूं, जूम करके दिखा रहा हूं। ये लो, इसको मैंने ये कर लिया जूम, ठीक है। कितने लोब मिल गए मेरे को, दो लोब मिल गए। देखो बीच में ये जो स्टोक है इसका नाम है इस्थमस। बायोलॉजी की टर्म है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर भी आपको इस्थमस नाम दिख जाता है समझ लेना पतली गली है, ठीक है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड का जो ये लोब है, इसका ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है यहां से यहां तक का पूरा जो एरिया है, इस एरिया का नाम है स्ट्रोमा। एरिया का क्या नाम है, स्ट्रोमा, ठीक है। इस स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर कुछ फॉलिकल्स पाई जाती हैं। कुछ क्या पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, फॉलिकल्स पाई जाती हैं। आप ऐसे मान लो 2D में तो आपको ऐसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप 3D में इनको देखोगे तो 3D में ऐसे समझो इनको कि जैसे गेंद है, ठीक है। लेकिन वो गेंद में तो क्या है, अपन को दिखता नहीं है, छोटी छोटी जो गेंद जिन कोशिकाओं से या जिन यूनिट से मिलकर बनी तो दिखती नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस गेंद की यूनिट आपको दिखती है, और ये गेंद अंदर से क्या है, खोखली। अंदर से क्या है, ये गेंद खोखली है, और बाहर से इस प्रकार की कोशिकाओं से या यूनिट से ये मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये जो यूनिट है, ये जो कोशिकाएं हैं, ये कैसे शेप की हैं, कुबोइडल, एपिथेलियम, ठीक है। या इनका नाम और भी है क्या, फॉलिक्यूलर सेल। और इस पूरी संरचना का नाम क्या है, थायराइड फॉलिकल या वेसाइकल, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि थायराइड फॉलिकल या वेसाइकल जो है वो कुछ यूनिट से मिलकर बनी हुई एक गेंद है, और ये जो गेंद है ये कौन सी कोशिकाओं से बनी है, फॉलिकुलर सेल बोल सकता हूँ, या मैं कुबोइडल एपिथेलियम सेल बोल सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बीच में ये जो जगह है, स्पेस है, इसको मैं कोलोइड बोलता हूँ। इस स्पेस का क्या नाम हो गया, कोलोइड नाम हो गया। मतलब ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस का नाम है कोलोइड। इसके अंदर क्या रहेगा, हार्मोन स्टोर्ड रहेगा, हार्मोन स्टोर्ड रहेगा। यहां तक की बात आपको क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। और सुनो, और भी कुछ बता देता हूं मैं आपको। ये वाली जो जगह है, यहाँ पर एक ग्लैंड है, यहाँ पर एक ग्लैंड है, यहाँ पर एक ग्लैंड है, यहाँ पर एक ग्लैंड, और ये जो मैंने चार कॉर्नर पर ये बनाई है ना, इस ग्लैंड का नाम है पैरा थायरॉइड ग्लैंड। देखो भैया, थायरॉइड ग्लैंड का पार्ट नहीं है ये अलग से ग्रंथि है, इसके बारे में मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। इसके अलग हार्मोन है, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करना। अभी तो आप इस संरचना को समझो, क्या क्या बनाया है मैंने। बाइलोब संरचना बनाई है, बीच में स्टोक स्थमस बनाया है, उसके बाद में मैंने स्ट्रोमा बता दिया आपको, ये जो खाली जगह है। और इस स्ट्रोमा के अंदर भरी हुई कौन है, ये फॉलिक्यूलर सेल्स भरी हुई है, यानी कि थायराइड फॉलिकल बना रही है। ये स्पेस क्या है, कोलोइड है, और इसके अंदर क्या स्टोर रहता है, हार्मोन स्टोर रहता है। तो ये चीज आपको समझ में आई है कि नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बता दो जल्दी से। तो ये क्या है, ये ये लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड है। लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड हो गया, सारा नामकरण कर दिया है मैंने। तो यार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, देखो क्या चल रहा है। मैं क्या कह रहा हूं,
मैंने ऐसी ग्लैंड बनाई थी, ठीक है, इसका मैं थायराइड ग्लैंड बोल रहा हूँ, इसको बाइलोब्ड है, स्थमस है। मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन लेता हूँ, ट्रांसफर सेक्शन लेता हूँ तो मेरे को कुछ फॉलिकल्स मिलती है जिनको मैं क्या कहता हूँ, थायराइड फॉलिकल्स कहता हूँ। ये बता चुका हूं मैं, या थायराइड वेसिकल्स कह सकता हूँ। कुबोइडल सेल्स की बनी हुई है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखो, इन फॉलिकल्स के बीच में भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका नाम है पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल। तो सी सेल नाम है, देखो दोस्तों, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन बना रहे हैं। क्या ये थायराइड ग्लैंड का पार्ट है? बिल्कुल, ये थायराइड ग्लैंड का ही पार्ट है। लेकिन क्या ये थायराइड हार्मोन सीक्रेट करेगी क्या? नहीं, देखो, ये रहा, टीसीएच हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। तो फिर थायराइड हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? ये देखो, इनका नाम क्या है? अभी अभी बताया था पीछे, फॉलिक्यूलर सेल्स। ये किसका सीक्रेशन करती हैं? थायराइड हार्मोन का निर्माण करती हैं। अब कैसे करती है वो देखो, यहाँ पर ब्लड वेसल है, ब्लड के अंदर आपको पता है आयोडीन होता है, तो ब्लड से सारा का सारा आयोडीन ले लेती है ये कोशिकाएं ब्लड से सारा का सारा आयोडीन ले लेंगी। आयोडीन दे दे हमें, आयोडीन ले लिया। आयोडीन लेने के बाद में ये आयोडीन का यूज करके और कौन सा हार्मोन बनाने वाली है? थायराइड हार्मोन बनाने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं। ये जो एक फॉलिकल है, इसको जूम करके दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पर ब्लड वेसल थी, इन्होंने क्या ले लिया है? आयोडीन इन्होंने ले ही लिया है। अब आयोडीन लेने के बाद में देखो क्या होता है, यहां पर एक प्रोटीन बनती है, एक प्रोटीन बनती है, और ये प्रोटीन है, इसका मतलब आपको पता है एमिनो एसिड की बनी होगी। पहले तो इस प्रोटीन का नाम देखो क्या है, इस प्रोटीन का नाम है थायरोग्लोब्युलिन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है? थायरोग्लोब्युलिन प्रोटीन। कहां बनी है? इधर बनी। अब ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन क्या करेगा? इन एमिनो एसिड पर, एमिनो एसिड कौन सी है? टायरोसिन। देखो, थायरोग्लोबुलिन जो प्रोटीन है, उसके अंदर जो मेन एमिनो एसिड है वो कौन है? टायरोसिन है। तो ये जो आयोडीन आया था वो क्या होगा? इस टायरोसिन से बाइंड कर सकता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक टायरोसिन से एक आयोडीन जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक टायरोसिन से दो आयोडीन भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अगर एक आयोडीन जुड़ रहा है तो इसका नाम तो मैं लिखूंगा मोनो आयोडो टायरोसिन। अगर दो जुड़ रहे हैं, दो जुड़ रहे हैं तो मैं इसका नाम लिखूंगा डाई आयोडो टायरोसिन। तो यहां तक का मेरे पास कंपाउंड बन गया है। अब इसके आगे क्या होगा वो मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन इससे पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अब देखो, मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर फॉलिकल्स बनाई हैं, फॉलिकल्स बना दी मैंने। फॉलिकल्स ने क्या ले लिया? आयोडीन ले लिया, और आयोडीन लेने के बाद में आयोडीन को किससे जोड़ दिया है? इन्होंने टायरोसिन से जोड़ दिया है। ठीक है, अब टायरोसिन ही चाहिए हमें, बाकी की एमिनो एसिड चाहिए भी नहीं। तो देखो यार, जिस जिस टायरोसिन से आयोडीन बाइंड था वो तो बच जाएगा, मतलब आयोडीनेटेड टायरोसिन तो बच जाएगा। ये कौन सा टायरोसिन है? आयोडीनेटेड टायरोसिन है ये। ठीक है, ये तो बच जाएगा। इसके अलावा जितना भी प्रोटीन, थायरोग्लोबुलिन जो प्रोटीन है उसका पार्ट था, वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बच गया क्या? ये वाला बच गया। अब देखो, हार्मोन बताओ मेरे को, तो हार्मोन अगर मैं मोनो प्लस, मतलब मैं आयोडो, इसका नाम क्या लिया था मैंने? मोनो आयोडो टायरोसिन नाम लिया था ना। और इसका क्या नाम लिया था मैंने? डबल वाले का
डबल वाले का नाम लिया था मैंने डाई आयोडो टायरोसिन, ऐसा ही तो नाम लिया था। तो मैंने क्या किया है, दो मोनो को आपस में अगर जोड़ दिया मैंने, दो मोनो को नहीं जोड़ना, एक मोनो को जोड़ना है और एक किसको जोड़ना है, डाई को जोड़ना है। तो मेरे को एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है ट्राई आयोडो थायरोनिन, ना कि टायरोसिन। क्या मिलेगा अब, थायरोनिन। अगर मैं दो डाई डाई को आपस में जोड़ देता हूं तो मेरे को मिलेगा टेट्रा आयोडो थायरोनिन। देखो यार, अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो मेरे को कितने कितने आयोडीन दिख रहे हैं आपको, अगर मैं इसको और इसको जोड़ता हूं तो दो तो ये रहे, तीसरा ये रहा। तो देखो एक मोनो को जोड़ा है और एक डाई को जोड़ा है तो कितना आ जाएगा, ट्राई, ट्राई बोले तो तीन। इधर देखो डाई को डाई से जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, टेट्रा, टेट्रा बोले तो चार। मतलब कितने आयोडीन ग्रुप आ गए, चार आयोडीन ग्रुप आ गए। तो क्या हो गया, टेट्रा आयोडोथायरिन हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो दोस्तों, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, T4 बोल सकता हूँ, इसको मैं T3 हार्मोन बोल सकता हूँ। अब एनसीईआरटी में T4 का ही नाम क्या दिया हुआ है, थायरोक्सिन नाम दिया हुआ है। एनसीईआरटी में T4 का नाम थायरोक्सिन दिया हुआ है। अब देखो ये जो T3 है, यही मोस्ट पोटेंट पोटेंट हार्मोन है। ठीक है, और सबसे ज्यादा फंक्शनल भी कौन सा है, T3 है। तो मेरे हिसाब से तो T3 का नाम क्या होना चाहिए था, थायरोक्सिन होना चाहिए था। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है तो हमें यही मानना पड़ेगा। T4 जो है उसका अमाउंट ज्यादा बनता है दोस्तों। अमाउंट क्या है इसका, मोर है, लेकिन ये काम इसके जैसा नहीं करता, काम इसका कोई ज्यादा है नहीं। ज्यादा फंक्शनल सिर्फ कौन सा है, T3 है। ये अमाउंट ज्यादा है लेकिन काम नहीं करता है, काम पूरा का पूरा T3 करता है। तो मेरे हिसाब से थायरोक्सिन नाम किसका होना चाहिए था, इसका होना चाहिए था। अब देखो मतलब क्या हुआ, थायराइड ग्लैंड से मैंने आपको बताया था कौन सा हार्मोन बनेगा, थायराइड हार्मोन बनेगा। अब थायराइड हार्मोन इसका मतलब क्या हो गया, T3 को और T4 को दोनों को मिलाकर मैं क्या बोल सकता हूं, थायराइड हार्मोन बोल सकता हूं। बात समझ में आई क्या आपको। तो थायराइड हार्मोन कैसे बना है, कौन कौन सा T3 T4 क्या होता है, किसका अमाउंट ज्यादा है किसका अमाउंट कम है, लेकिन कौन फंक्शनल ज्यादा है और कौन कम फंक्शनल है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो यार, ये जो T3 है ना, इसका एक मैं लिंक करता हूं आपको, पीछे जो बताया था मैंने, देखो मैंने क्या कहा था, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से मैंने रिलीज करवाया था TRH, मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और फिर ये पिट्यूटरी के पास गया था और इसने क्या रिलीज करवाया था पिट्यूटरी से, TSH, बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसने इसको बोला और इसने किसको बोला, थायराइड ग्लैंड को। तो थायराइड ग्लैंड ने क्या हार्मोन बनाया, थायराइड हार्मोन बनाया। यही तो बात की थी मैंने, ऐसा ही तो बताया था पिछली क्लास में। अब देखो थायराइड हार्मोन में ये जो T3 है, T3 है, यही मेरे प्यारे बच्चों इसको भी नेगेटिव फीडबैक देता है और ये हाइपोथैलेमस को भी डायरेक्ट क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। मैंने बोला था ये खुद जाकर अपने फॉर्मेशन करने वाले को इनहिबिट करते हैं, इनका कोई ऐसे नहीं होता है, TIH थायरो इनहिबिटिंग हार्मोन ऐसा नहीं होता इनमें। इनमें क्या होता है, ये खुद जैसे ही इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, ये खुद जाकर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये बंद तो ये बंद, अगर ये बंद हो गया तो ये अपने आप ही बंद हो गया। तो दोस्तों किसी भी हार्मोन की अमाउंट बॉडी में ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर कम हो जाता है तो ये इसको पॉजिटिव फीडबैक दे देगा, पॉजिटिव फीडबैक दे देगा तो फिर से बनने लग जाएगा। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट जो काम है, कितना इंपॉर्टेंट काम जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, T3 की वजह से हो रहा है। T3 के लिए यहाँ पर रिसेप्टर है और यहाँ पर थैलेमस में भी T3 के लिए रिसेप्टर है। तो इसका मतलब काम देखो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो मच पोटेंट कौन सा है, मोर पोटेंट कौन सा है, यही वाला है T3 वाला। T4 का कोई काम नहीं, छापो जल्दी से।
थायराइड ग्लैंड के या थायराइड हॉर्मोन्स के फंक्शन देख लो अब जल्दी से। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फंक्शंस की बात कर रहा हूं, बोले तो कार्य की बात कर रहा हूं। ठीक है, पहला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बीएमआर इंक्रीज करते हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, थायरोक्सिन, थायराइड लिख देता हूं यार, थायराइड हार्मोन के कार्य, थायराइड हॉर्मोन्स के फंक्शंस लिख रहा हूं मैं। बीएमआर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अब बीएमआर क्या होती है देखो, बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, वरना ये समझ में नहीं आएगा सीरियसली। देखो, बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब है कि आपकी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में है। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में है, लेकिन आपके वाइटल ऑर्गन्स काम तो कर ही रहे हैं। जैसे क्या? इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन चल रहा है, एब्जॉर्प्शन चल रहा है, किडनी यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है एक्सक्रीशन के लिए, ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कर ही रहा है, लीवर जो है वो इतना सारा मेटाबॉलिज्म का काम कर ही रहा है। तो क्या ये ऑर्गन बिना एनर्जी के ही काम कर रहे हैं क्या, या इन ऑर्गन को एनर्जी की जरूरत होती है? बिल्कुल इनको एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये जो पूरा एक वर्ड है ना, सिर्फ बीएमआर, इसका मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी बॉडी कौन सी फेज में है? बॉडी रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्टिंग स्टेज में है। उस टाइम जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बॉडी जब रेस्टिंग कंडीशन में है उस टाइम पर आपको कितनी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को मैं क्या बोलता हूं? बीएमआर बोल देता हूं। ठीक है, या मैं क्या कह देता हूं? ऑक्सीजन का कंजप्शन, कंजप्शन। इसका क्या मतलब हुआ? एक बात बताओ मुझे, एनर्जी क्या होती है? एटीपी होती है। अरे ये जो एनर्जी नाम ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ये एनर्जी है क्या? एटीपी तो है। ये एटीपी बिना ऑक्सीजन के बना लोगे क्या? या आपको ऑक्सीजन चाहिए एटीपी बनाने के लिए? बिल्कुल आपको ऑक्सीजन चाहिए एटीपी बनाने के लिए। तो आपको ये ऑक्सीजन का आप कंजप्शन करोगे तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी ना। तो आप ये मान लो चाहे कि आपकी बॉडी रेस्टिंग स्टेज में है, तब आपको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, या आप ये मान लो कितनी ऑक्सीजन का कंजप्शन हो रहा है, या आप ये मान लो कि आपकी बॉडी को कितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो उस टाइम को क्या बोल दूंगा मैं? बीएमआर। अब थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है? बीएमआर को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा, इंक्रीज कर रहा है। नॉर्मल में नहीं रहने दे रहा, कैसा कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखो इंक्रीज कर रहा है तो इसको क्या क्या चीजें चाहिए मेरे को ये बताओ। देखो कैसा एक्शन होता है इसका। मान लो ये आपकी कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर ये कौन से चैनल बना रहा हूं मैं? सोडियम पोटेशियम चैनल बना रहा हूं। कौन से चैनल है? सोडियम पोटेशियम पंप या चैनल बना रहा हूं। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये चैनल है, इसको किसकी जरूरत होती है? एटीपी की आवश्यकता, इनको एटीपी की नीड होती है। तो मान लो मैंने इनको ये एटीपी दे दी, तो इन्होंने क्या किया? इस एटीपी को तोड़ दिया है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, आईपी में तोड़ दिया है। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है? हीट भी रिलीज किया है, हीट भी क्या किया है? रिलीज किया है। तो एटीपी का यूज हुआ तो ये चैनल खुल गया। तो जब ये चैनल खुला है तो इसने क्या किया? 3 सोडियम को बाहर फेंक दिया है और 2 पोटेशियम को क्या कर दिया है इन्होंने? अंदर कर लिया है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस थायराइड हार्मोन ने बीएमआर को कैसे इफेक्ट किया है, क्या एक्शन लिया है इसके ऊपर। तो देखो इसने क्या बोला? इसने बोला कि मैं एक बीएमआर इंक्रीज करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? ऑक्सीजन की नीड मेरे को ज्यादा चाहिए। ऑक्सीजन क्या चाहिए मेरे को?
ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन का उपभोग ज्यादा करना है, फिर क्या होगा, बोले एटीपी ज्यादा बनेगी। एटीपी ज्यादा बनेगी तो क्या काम करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हीट रिलीज हो जाएगा। अब देखो इस कंसेप्ट को मैं लिंक करूंगा हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो है दोस्तों ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है और उसका काम है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन बोले तो टेम्परेचर का नियमन करना। अब टेम्परेचर का नियमन, ये यहां से क्या लिंक है इसका, ये जोड़ के बताऊंगा दोस्तों मैं आपको, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो देखो मैं क्या बता रहा था कि हाइपोथैलेमस से लिंक करूंगा मैं इसको। देखो इधर देखो, हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, टीआरएच। इसका काम बता देता हूं, इसका काम है टेम्परेचर रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन का, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं, इफ कंडीशन ले लेता हूं मैं, टेम्परेचर हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, टीआरएच। टीआरएच कहां पर गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, यहां से क्या रिलीज हुआ, टीएसएच। टीएस का एसएच कहां पर गया, थायराइड ग्लैंड के पास गया। थायराइड ग्लैंड ने क्या रिलीज किया, थायराइड हार्मोन। अरे थायराइड हार्मोन, समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही, थायराइड हार्मोन रिलीज किया। अब थायराइड हार्मोन इसने, थायराइड ग्लैंड ने रिलीज कर दिया। अब देखो क्या होगा, ये थायराइड हार्मोन है, इसका काम मैं आपको बता चुका हूं, क्या करता है, बीएमआर को बढ़ाता है। बीएमआर को बढ़ाता है ना, इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा, एटीपी का फॉर्मेशन फिर ज्यादा, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट किसकी रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लूकोज क्या हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन मुझे किससे मतलब है, मुझे इस एटीपी से मतलब है। ये एटीपी किस पर काम करेगी, सोडियम पोटेशियम पंप पर काम करेगी। तो ये क्या रिलीज करेंगे, हीट भी तो रिलीज करेंगे। ये एटीपी का यूज कर, पीछे बताया था एटीपी का यूज कर लिया तो एटीपी को कन्वर्ट कर दिया एडीपी प्लस आईपी में, और बदले में क्या रिलीज की थी, हीट रिलीज की थी। और अगर हीट रिलीज की थी तो ये हीट कहां पर जाएगी, कर तो दिया देखो इनडायरेक्टली कैसे हाइपोथैलेमस ने टेम्परेचर का रेगुलेशन किया है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो हीट रिलीज होने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। दोस्तों एक सेकेंड, देखो इसने क्या किया है, टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट किया है, ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब देखो लीवर के साथ भी ये कुछ करता है क्या, लीवर के साथ भी कुछ तो करता है। क्या करता है, देखो ये लीवर है हमारा, क्या है, लीवर है। लीवर में देखो क्या करेगा, क्या लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर है कि नहीं है, ग्लाइकोजन स्टोर है। तो ग्लाइकोजन को तोड़ कर किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज का। लिपिड, लिपिड को भी तोड़ कर किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये प्रोसेस का नाम आपको याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। लिपिड के टूटने से, लिपिड का ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन क्या कहलाता है, लिपोलाइसिस कहलाता है। और लिपिड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कह सकता हूं क्या, इसको मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहता हूं। देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर अगर किसी भी सब्सटेंस से, अदर सब्सटेंस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो तो उसको मैं क्या कहूंगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहूंगा इसको मैं, ठीक है। ये आगे आपको समझ में, ग्लूको,
अच्छा, प्रोटियोलाइसिस क्यों नहीं कर रहे आप? प्रोटीन को क्यों नहीं तोड़ रहे? प्रोटीन को तोड़कर आराम से ग्लूकोज बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोटीन को तोड़कर भी ग्लूकोज बना सकते हो और वो प्रोसेस भी क्या कहलाएगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस ही कहलाएगी। लेकिन आप प्रोटीन को तोड़ नहीं सकते। देखो, ये हार्मोन जो है ये क्या करेगा? प्रोटियोलाइसिस नहीं करेगा, प्रोटियोजेनेसिस करेगा। प्रोटियोलाइसिस क्या बोल रहा हूं? प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा क्या? नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी बताऊंगा। प्रोटियोजेनेसिस करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। प्रोटियोजेनेसिस किसके लिए? पूरी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो प्रोटीन तो मेरे को चाहिए, मैं प्रोटीन को तोड़ ही नहीं सकता हूं। तो थायराइड हार्मोन का जो काम है वो प्रोटियोजेनेसिस है, ना कि प्रोटियोलाइसिस। थायराइड हार्मोन बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ग्रोथ से क्या मतलब हुआ? बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मेंटल ग्रोथ की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सेक्सुअल ग्रोथ की बात कर रहा हूं। अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो गई ना तो फिजिकल, पूरा फिजिकल खराब, मेंटल हेल्थ खराब, सेक्सुअल हेल्थ भी खराब। तो प्रोटियोजेनेसिस करवाना है, प्रोटियोलाइसिस नहीं करवाना है बिल्कुल भी। एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, क्या लाइन दी हुई है कि हमें थायराइड जो हार्मोन है वो लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का और किसका, हाँ, ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ये। तो ये दोस्तों यही है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? या तो किसी चीज का निर्माण कर दो या किसी चीज को तोड़ दो। तो देखो, तोड़ तो रहा ही है, मेटाबॉलिज्म में ही आती है ये वाली भी। और बना किसको रहा है? प्रोटीन को बना रहा है। तो ये भी तो मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है ये। इसको मैं एनाबॉलिज्म बोल दूंगा, इसको मैं कैटाबॉलिज्म बोल दूंगा। तो ओवरऑल मिला के मेटाबॉलिज्म ही तो हुआ ये। तो लीवर में थायराइड हार्मोन का कितना बड़ा एक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, इसके कुछ और फंक्शन बता देता हूं मैं आपको। थायराइड हार्मोन किस में हेल्प करता है? आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। थायराइड हार्मोन इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस में भी हेल्प करता है। मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल, टेडपोल दोस्तों फ्रॉग का लार्वा है। तो टेडपोल को किस में कन्वर्ट करता है? फ्रॉग में। अगर एक टेडपोल की थायराइड ग्लैंड निकाल दी जाए तो वो जिंदगी भर टेडपोल ही रह जाएगा, फिर वो कभी फ्रॉग में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरत है टेडपोल को फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट करने के लिए? तो कौन सा हार्मोन है वो? दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फंक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए। कुछ नहीं समझ में आया तो बोल दो अभी तो, एक बार फिर रिवाइज कर दूं क्या? देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, बीएमआर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। बीएमआर क्या होती है? रेस्टिंग फेज में है बॉडी, रेस्टिंग फेज में है बॉडी, तो जो वाइटल ऑर्गन को जितनी एनर्जी चाहिए उतना ठीक है रेस्टिंग फेज में। लेकिन अब क्या हो गया? थायराइड हार्मोन अगर ज्यादा सीक्रेट हो गया तो बीएमआर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब बीएमआर इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या क्या चीज हो रही है? देखो, ऑक्सीजन की खपत, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया है। ऑक्सीजन की खपत कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? ग्लूकोज को तोड़ तोड़ कर मैं क्या बना रहा हूं? एटीपी बना रहा हूं। तो इसका मतलब एटीपी का भी अमाउंट क्या हो गया? बॉडी के अंदर बढ़ गया है। अच्छा, एटीपी बनाऊंगा किसकी? मैं ग्लूकोज की तो बनाऊंगा। तो ग्लूकोज भी इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कि नहीं? अरे ग्लूकोज होगा तभी तो तोड़ूंगा उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और अगर ग्लूकोज को तोड़ूंगा तो तभी तो ज्यादा एटीपी बनेगी। तो ग्लूकोज लाऊं कहां से? बोले यहाँ से। ये देखो, ये ग्लूकोज ही तो लेके आ रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ? ये ग्लूकोज लेने के लिए बताइए इतनी सारी चीजें। तो ऐसे ये बीएमआर को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। और थायराइड ग्लैंड के ये कुछ एक्स्ट्रा काम भी है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं डिसऑर्डर्स के बारे में बात करूंगा दोस्तों। ठीक है, अभी के लिए लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। चलो बाय बाय करो, बाय करो जल्दी।